अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। बेसिकली हम इस वक्त चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, या डेमोक्रेसी क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं। आज हम इलेक्शंस में एक मेथड यूज़ होता है, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। उसी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FPTPS भी कहते हैं, ये बेसिकली इलेक्शन का एक मेथड है, इलेक्शन करने का एक तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पूरी कंट्री होती है जहाँ पर हमें इलेक्शन करने होते हैं, चाहे कंट्री हो या कोई स्टेट हो जहाँ पर हमें इलेक्शन करने होते हैं, उसको हम छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो मैंने सर्कल बनाया, मान लेते हैं ये JNK है, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर इलेक्शन करने हैं, हम JNK को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पर JNK को डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है। इसी तरह ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हमने बनाई, और जब हमने ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाई, अब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होगा, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि हम इलेक्ट हो जाएं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है शोपियान की कॉन्स्टिट्यूंसी। शोपियान की कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन का फॉर्म भरते हैं और चाहते हैं कि हम इलेक्ट हो जाएं। मिसाल के तौर पर PDP का एक कैंडिडेट होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई और कैंडिडेट होगा, इसी तरह BJP का कोई और कैंडिडेट होगा, या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा जो किसी पार्टी से नहीं होगा लेकिन इंडिपेंडेंट चाहेगा कि मैं इलेक्ट हो जाऊँ। 5, 10 या 15 लोग होंगे जो क्या करेंगे, जो चाहेंगे कि हम इलेक्ट हो जाए। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इलेक्ट सिर्फ एक ही होगा, इलेक्ट सिर्फ एक ही होगा। अब इलेक्ट कौन होगा? इलेक्ट वो होगा जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। हम एग्जांपल देंगे यहाँ पर, यही शोपियान की कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे हमने कहा कि JNK को अगर हमने डिवाइड किया डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, उसमें से एक शोपियान की कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरी इसी तरह राजपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वियावच्ची कॉन्स्टिट्यूंसी तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पुलवामा की चौथी है। इसी तरह अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। अब हम इस वक्त केस लेंगे शोपियान की कॉन्स्टिट्यूंसी का, ताकि आपको समझ आए। अगर मान लें ये शोपियान की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कैंडिडेट A है, वो PDP का है, उसने भी हिस्सा लिया इलेक्शन में। कैंडिडेट B है, वो कांग्रेस का है, उसने भी हिस्सा लिया। C है BJP का, इसने भी लिया। और एक कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा है, चौथा कैंडिडेट, इसने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। लेकिन चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ इलेक्ट एक ही होगा, या A होगा इलेक्ट, या B होगा, या C होगा, या D होगा। अब कौन इलेक्ट होगा? इलेक्ट वो होगा जिसको ज़्यादा वोट्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो A कैंडिडेट है, अगर इसको 100 में से 30 वोट्स आएंगे, B कैंडिडेट को 100 में से 20 आएंगे, C कैंडिडेट को भी 25 आएंगे, और D कैंडिडेट को 25 आएंगे। अब सबसे ज़्यादा वोट्स किसको मिले हैं? A कैंडिडेट को, इसको 30 वोट्स मिलेंगे 100 में से। इसका मतलब जो A कैंडिडेट है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब इसमें अगर आप गौर करोगे, जो A कैंडिडेट है इसको 30 वोट्स मिले हैं, ज़्यादा वोट्स सबसे ज़्यादा इसी को मिले हैं। लेकिन बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके वोट्स अगर आप ऐड करोगे, यानी इसके 20, इसके 25 और इसके 25, ये
70 वोट्स आते हैं, यानी बी, सी और डी कैंडिडेट के वोट्स मिला के 70 आते हैं। 70 कैंडिडेट्स जो है वो ए को नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ए को वोट नहीं दिया। 70 कैंडिडेट्स ने ए को वोट नहीं दिया। ए को कितने कैंडिडेट्स ने वोट दिया? सिर्फ 30 कैंडिडेट्स ने। फिर भी ए ही इलेक्ट होता है, क्योंकि इसमें सिंपल रूल है, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेगी वो इलेक्ट होता है। 30 कैंडिडेट से ए इलेक्ट होता है, लेकिन 70 कैंडिडेट जो ए को नहीं चाहते हैं फिर भी ए इलेक्ट होता है। तो अगर देखा जाए दूसरी नज़र से, अगर देखा जाए दूसरे पर्सपेक्टिव से, अगर देखा जाए 70 कैंडिडेट्स ए को नहीं चाहते थे, फिर भी ए ही इलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिंपल रूल है, इसमें जो ज़्यादा वोट ले, इसमें ये नहीं लिखा है जो 50% वोट्स लेगा, जो 60% लेगा, मेजॉरिटी वोट्स नहीं लिखा है। इस ना सिंपल मेजॉरिटी ज़रूरत है इस वक्त, ना स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें लिखा है मैक्सिमम वोट्स जो लेगा। ए को मैक्सिमम वोट्स मिले, वो इलेक्ट हो गया। लेकिन अगर अब देखें दूसरी तरफ से, 70 वोट्स जो ए को नहीं मिले, वो नहीं चाहते थे कि ए इलेक्ट हो जाए, फिर भी ए इलेक्ट होता है। ये प्रॉब्लम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। इसीलिए मैंने लिखा है इधर, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट सिर्फ एक ही होता है। इलेक्शन बहुत सारे कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट लास्ट में एक ही होगा। कौन इलेक्ट होगा? द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। वो कैंडिडेट जिसको ज़्यादा वोट्स मिले, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे। मेजॉरिटी कोई ज़रूरत नहीं है, 50% ना ज़रूरत है, ना 60% ज़रूरत है, ना कुछ ज़रूरत है। सिर्फ कैंडिडेट्स अगर 4 है, 5 है, 7 है, उनमें से सबसे ज़्यादा जिसको है वो इलेक्ट हो जाएगा। तो इधर मैंने और एक पॉइंट लिखा है इसके बारे में, FPTPS के बारे में। इन दिस सिस्टम द विनिंग कैंडिडेट डज नॉट नीड टू सिक्योर मेजॉरिटी। जो विनिंग कैंडिडेट है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, ज़रूरी नहीं है कि उसको मेजॉरिटी मिले। मेजॉरिटी जब हम बोलते हैं, हाँ, या तो सिंपल मेजॉरिटी की बात होती है, स्पेशल मेजॉरिटी की। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि उसको 50% वोट्स मिलने चाहिए तब वो इलेक्ट होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर उसको 20% ही आएंगे, लेकिन बाकी अगर कैंडिडेट को किसी को 20% ना हो, तो फिर भी वो इलेक्ट हो जाएगा। और इस FPTPS सिस्टम को और एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं प्लूरैलिटी सिस्टम। FPTPS सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज प्लूरैलिटी सिस्टम। ये याद रखें, कभी आएगा क्वेश्चन प्लूरैलिटी सिस्टम क्या होगा, या कभी आएगा क्वेश्चन FPTPS सिस्टम क्या हुआ। दोनों एक ही है, चाहे प्लूरैलिटी सिस्टम है या FPTPS सिस्टम है, आंसर एक ही लिखना है। अब शॉर्ट में अगर आपको कोई पूछेगा कि ये FPTPS सिस्टम क्या है, हम कहेंगे FPTPS सिस्टम में हम किसी स्टेट या किसी कंट्री को अगर इलेक्शन करने हो, तो हम डिवाइड करते हैं उसको डिफरेंट एरियाज़ में। पॉपुलेशन के हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं, अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब JNK का इलेक्शन हुआ करता था, असेंबली इलेक्शन जब JNK के हुए करते थे, तो JNK को कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया जाता था। 87 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी यहाँ पर। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है FPTPS सिस्टम में, हम एक स्टेट को डिवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि इलेक्ट सिर्फ एक ही होगा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ एक ही कैंडिडेट सक्सेसफुली इलेक्ट हो सकता है। और वो कैंडिडेट जो इलेक्ट हो जाएगा, उसको क्या, कितने वोट ज़रूरत है? उसको वोट ज़रूरत है मैक्सिमम। यानी जो कैंडिडेट मैक्सिमम वोट्स लेगा, जो कैंडिडेट ज़्यादा वोट्स लेगा, तो वो इलेक्ट हो जाएगा। उसको कोई मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, ना 50% उसको वोट्स चाहिए, ना 70% चाहिए, सिर्फ सिंपली ज़्यादा वोट्स चाहिए, बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा चाहिए। अगर उसको सिर्फ 20% वोट्स होंगे, अगर बाकी किसी को 20% नहीं है, तो तब भी वो इलेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम FPTPS सिस्टम, या उसका दूसरा नाम है प्लूरैलिटी सिस्टम भी। अब दूसरा एक मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, इलेक्शन करने का दूसरा भी एक तरीका है, उसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब बोलोगे सर आप दूसरा तरीका क्यों है, अगर FPTPS सिस्टम ऑलरेडी है तो हमें क्या ज़रूरत है दूसरा तरीका पढ़ने की। बेसिकली FPTPS सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, मैंने अभी भी कहा आपको, वहाँ पर मेजॉरिटी ज़रूरत नहीं होती है, मेजॉरिटी वोट ज़रूरत नहीं होते हैं। इन्हें अगर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर किसी को 20% ही वोट्स आएंगे या 30% ही वोट्स आएंगे, बाकी अगर कैंडिडेट्स को उससे कम आएंगे, तब भी वो 20 या 30% वाला इलेक्ट होता है। लेकिन अगर देखें जो उसके अपोनेंट हैं, जो उसके बगैर जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, उनके अगर हम टोटल वोट्स काउंट करें
कुमुलेटिव वोट्स, यानी सबके इकट्ठे अगर हम काउंट करें तब उन्हीं के ज़्यादा होते हैं। अगर इसका मतलब है जो कैंडिडेट उनको नहीं, जो कैंडिडेट नहीं चाहते हैं कि इलेक्ट कोई हो, फिर भी वो इलेक्ट होता है। इसीलिए वो ड्रॉबैक दूर करने के लिए हमें दूसरा एक सिस्टम पढ़ना है, इसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप देखें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसमें पूरी कंट्री या अगर स्टेट में इलेक्शन हो, पूरा स्टेट जो होता है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं क्रिएट करते हैं, इसमें हम कंट्री को डिवाइड नहीं करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। पहली बात, यानी पूरा जो स्टेट है या पूरी जो कंट्री है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। और जब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट एक से ज़्यादा भी इलेक्ट हो सकते हैं। यानी एक पिछली एपीटीपीएस सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक से ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं। 10 कैंडिडेट्स भी इलेक्ट हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है ना, लार्ज एरियाज़ आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूंसीज। बड़े बड़े एरियाज़ जो है उनको हम कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाते हैं। या पूरी कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक से ज़्यादा इलेक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, हर एक पार्टी को क्या होता है, उसमें उसको अपनी सीट्स पार्लियामेंट में मिलती हैं। किस हिसाब से? जिस हिसाब से उसको वोट्स मिलेंगे। यानी अगर किसी पार्टी को, पीडीपी को, अगर JNK में 20% वोट्स मिले तो इसका मतलब है 100 में से 20 सीट्स पीडीपी की होंगी असेंबली में। अगर बीजेपी को 50% वोट्स पूरे इलेक्शन में मिले, इसका मतलब 50 सीटें बीजेपी की होंगी असेंबली में। 100 में से 50 सीटें। इसी तरह यानी जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उसको ज़्यादा सीट्स मिलेंगे असेंबली में। यह एपीटीपीएस में नहीं था। और इसमें और एक चीज़ याद रखनी है आपको, इसमें मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। यानी जिसको 50% से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वही कैंडिडेट इलेक्ट होगा। अगर 50% से कम मिलेंगे वो कैंडिडेट इलेक्ट नहीं होगा। ये मैं थोड़ा क्लियर करूँगा एक एग्ज़ाम्पल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने JNK लिया। JNK में अगर हमें इस वक्त करना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एपीटीएस तो हमने बताया। अब इस वक्त देखेंगे कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ करेंगे, ये तरीका यूज़ करेंगे तो इलेक्शन कैसे होगा। JNK को हम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड इस वक्त नहीं करेंगे। पूरा जो JNK है ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हम मानेंगे कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब हमें मेंबर सिलेक्ट करने हैं, लेकिन असेंबली में आपको पता ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानेंगे 100 मेंबर हमने इलेक्ट करने हैं। असेंबली में हमें 100 मेंबर भेजने हैं। ये 100 मेंबर JNK से भेजने हैं। हम क्या करेंगे, डिफरेंट पार्टीज़ होंगी। मान लेते हैं इस वक्त PDP, BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। मान लेते हैं ये 4 पार्टियां इलेक्शन में उतरी हैं। हम देखेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने कहा ये कैसे होगा। अब देखो, 4 पार्टी है, PDP है, BJP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस है। अब चूँकि JNK सारा ये पूरी जो रियासत है, पूरी JNK है, ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब हम बोलेंगे लोगों को कि आप वोट डालो। आप BJP को वोट डालोगे, PDP को डालोगे, या कांग्रेस को, या नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब जब लोग जाएंगे वोट डालने के लिए, फिर हम टोटल वोट काउंट करेंगे पूरी JNK में वोट किसको पड़े, कितने पड़े हैं। मान लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल PDP को, अगर हम देखेंगे लास्ट में PDP को 20% वोट्स मिले। मान लेते हैं 20% PDP को आए। जब हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे PDP को 20% आए। BJP को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मानेंगे हम, BJP को आए 30% वोट्स। NC को फॉर एग्ज़ाम्पल मानेंगे हम, NC को आएंगे 40% वोट्स। और मान लो कांग्रेस को आएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 10% वोट्स आएंगे। 20% PDP को, 30% BJP को,
40% नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को 10%। ठीक, हो गए 100% वोट्स। अब चूंकि JNK लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लो आप 100 सीट्स है, 100 सीट्स नहीं है इसमें, 87 ही थे फॉर एग्जांपल, मान लो आप 100 सीट्स है, ताकि हमें आराम से समझ आए, इजीली हम ये अंडरस्टैंड कर पाए। PDP को कितनी सीट्स मिलेंगे? अब PDP को वोट्स मिले हैं 20%, इसलिए PDP को सीट्स मिलेंगी 20। 100 में से 20 सीट्स मिलेंगी PDP को। ठीक, इसी तरह BJP को 30% वोट्स आए हैं। BJP की सीट्स कितने होंगे असेंबली में? 30। NC को 40, इस 40% वोट्स मिले हैं, तो सीट्स कितनी मिलेंगी इसको? 40। कांग्रेस को 10% वोट्स, तो 10 सीटें कांग्रेस की हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा सीट्स किसको मिलेंगे अब? NC को। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी जिसको जितने ज़्यादा परसेंटेज वोट्स की मिलेंगी उसको उतनी ज़्यादा सीट्स भी मिलेंगे असेंबली में। ये FPTPS सिस्टम में नहीं होता था, ये याद रखना आप। FPTPS सिस्टम में ये नहीं होता। FPTPS सिस्टम में क्या होता था, वहाँ पे FPTPS सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर एग्जांपल थी, क्योंकि हमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी पड़ती थी, 1 2 3, मैं एग्जांपल दूंगा आपको 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज की। फॉर एग्जांपल हमने 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई, हो गई 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें कोई इलेक्ट हो गया, उसको मिले हैं 20% वोट्स। फॉर एग्जांपल PDP का इसमें इलेक्ट हो गया, उसमें उसको मिले हैं 20%। फॉर एग्जांपल इसमें NC का इलेक्ट हो गया, उसको मिले हैं 30% वोट्स। क्योंकि इसमें से अगर आप देखें FPTPS सिस्टम में कभी 10% वाला भी इलेक्ट हो सकता है, 20% वाला भी इलेक्ट हो सकता है। सिंपली जिसको ज़्यादा वोट्स मिले वो इलेक्ट होता है, इसमें मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। इधर अगर हम देखेंगे 20% मिले हैं NC को, वो इलेक्ट हो गया है। इधर अगर हम देखें 25% मिले हैं NC को, वो इलेक्ट हो गया है। इधर अगर हम देखें PDP इलेक्ट हो गया है फॉर एग्जांपल 20% लेके वोट्स। इधर अगर हम देखें NC इलेक्ट हो गया है 25% लेके। इधर अगर हम देखें PDP इलेक्ट हो गया है 20% लेके। इधर अगर हम देखें BJP इलेक्ट हो गया है 30% लेके। इधर BJP इलेक्ट हो गया है 20% लेके। इधर NC इलेक्ट हो गया है 20% लेके। अब अगर एवरेज देखेंगे NC को कितने वोट्स मिलते हैं, 20%, 30% इधर, 20 इधर, 25 इधर, और 25 इधर और 20 इधर। तो ये एवरेज में NC को 30% वोट्स मिल रहे हैं। अगर हम एवरेज देखें 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहाँ पर उन्होंने जीता है, अगर उनकी एवरेज निकाले 30% वोट्स मिले हैं NC को, तब भी NC गवर्नमेंट बनाएगी, तब भी NC के 50% मेंबर पार्लियामेंट में जाएंगे, क्योंकि असेंबली में जाएंगे। चूँकि 10 ही सीटें हैं, 10 में से 5 जीती हैं NC ने, 5 सीटें उन्होंने, यानी 50% सीटें उन्होंने जीती। लेकिन वोट्स कितने मिले? सिर्फ एवरेज वोट्स 30% वोट्स, यानी वोट परसेंटेज कम है लेकिन सीट्स ज़्यादा मिले हैं। ये FPTPS सिस्टम का फॉल्ट है। वहाँ पर जो सीट्स होती हैं वो वोट्स की परसेंटेज से कम भी हो सकती है, लेकिन ये फॉल्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, इसलिए उसको नाम ही दिया गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी जितनी प्रोपोर्शन वोट्स है, वोट्स की जितनी परसेंटेज होगी उसी के हिसाब से आपको सीट्स भी मिलेंगी। तो ये 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको याद ये सिर्फ चीज़ रखनी है कि यहाँ पर इंडिया में जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जहाँ जहाँ डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर पंचायत्स में, वहाँ पर FPTPS सिस्टम यूज़ होता है। सिंपली आप याद रखें FPTPS। इंडिया में अक्सर FPTPS सिस्टम यूज़ होता है डायरेक्ट इलेक्शंस में।
जो भी हम इलेक्शन आंखों से देखते हैं यहाँ पर, वहाँ पर FPTPS सिस्टम यूज़ होता है, चाहे वो असम्बली इलेक्शन हो या चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो। जहाँ पर हम जाते हैं वोट डालने के लिए डायरेक्टली, वहाँ पर FPTPS सिस्टम यूज़ होता है, क्योंकि ये सिंपल तरीका है, ये आम आदमी को सीधे समझ आता है। बाकी जो यहाँ पर इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, चाहे राज्यसभा के इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस हो या प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो, उनमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ होता है। अक्सर जो हम यहाँ पर इलेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तरीका इलेक्शनों का इस्तेमाल करते हैं, वो FPTPS सिस्टम है, वो आप याद रखें। जब भी हम पोलिंग बूथ में जाएंगे वोट डालने के लिए, वो इलेक्शन हमेशा FPTPS सिस्टम पर बेस्ड होगा, ये याद आप रखेंगे। बस आज इतना ही।